Today we will study the next chapter, that is the principles of management. We will study the first question, that is Fayol's principles of management. Starting with the first principle, that is the principle of division of work. Division of work implies कि जो हम टोटल टास्क है उसको डिवाइड करेंगे अमंग द वेरियस एम्प्लॉयज़. जो काम है उसको हम बांटेंगे अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच. बांटने का क्या फ़ायदा होगा? जब हम अलग अलग एम्प्लॉयज़ को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो बर्डन है वो किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय पे नहीं आएगा. एंड सेकेंडली जब हम काम बांट देते हैं तो उसका हमें सेकेंड एडवांटेजेस ये मिलता है, इट विल प्रमोट स्पेशलाइजेशन इन द एम्प्लॉयज़. स्पेशलाइजेशन कैसे होगी? जब हम किसी एक एम्प्लॉय को कहेंगे कि आपको सिर्फ परचेजिंग का काम करना है, तो जब वो परचेज करता रहेगा तो धीरे धीरे वो परचेजिंग में एक्सपर्ट बन जाएगा. किसी एक पर्सन को हम कहेंगे कि आपको मार्केटिंग का काम करना है, आपको सेल्स को प्रमोट करना है, राइट? तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो सेल्स टेक्निक है वो लर्न करेगा, धीरे धीरे कस्टमर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा तो वो धीरे धीरे उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएगा. किसी एक एम्प्लॉय को फाइनेंसिंग का काम देंगे कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमें पैसे चाहिए आपको वहाँ वो प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करना है, तो वो चीज़ उसमें वो स्पेशलाइज कर देंगे. जब हम एक ही काम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज़ में हम स्पेशलाइजेशन गेन कर लेते हैं. हमारे को कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. तो जब आप एक स्पेशल फील्ड में चल पड़ते हो तो आपकी एक स्पेशलाइजेशन उस चीज़ में क्रिएट हो जाती है. तो मेन फेयोल ने डिवीजन ऑफ वर्क का सबसे पहला प्रिंसिपल डेवलप्ड किया था टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन. और भी वेरियस एडवांटेजेस होते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के कि लाइक अगर हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के बीच तो हमारा जो टाइम वेस्टेज है वो नहीं होगा, बिकॉज एफिशिएंसी बढ़ेगी. एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. सेकेंड प्रिंसिपल जो डेवलप किया फेयोल ने, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट सेज दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच जो है एक बैलेंस होना चाहिए. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब बेसिकली पावर. जो पर्सन के पास हम पावर देते हैं वो पर्सन अकाउंटेबल होता है जिस भी चीज़ के लिए हमने उसको पावर दी है. अकाउंटेबल मीन्स अगर हमने उसको अथॉरिटी दी है, पावर दी है, तो पर्टिकुलर काम अगर नहीं होता तो जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा जिनके पास अथॉरिटी होती है. बट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तराजू के बराबर होते हैं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, कोई काम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अथॉरिटी ली है तो आपके साथ साथ ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी दी गई है. फ्यूल की एक फेमस लाइन है इसके रिलेटेड, लाइक पीपल सीक अथॉरिटी एंड फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोग जो है अथॉरिटी तो चाहते हैं, पावर तो लेना चाहते हैं, बट हर कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है. लेकिन एक अच्छा लीडर वही कहलाता है जिसके अंदर पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का भी करेज रहता है. अगर अथॉरिटी हो गई लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहोगे, आपके पास पावर है लेकिन आप उसके पावर के साथ जो जिम्मेदारियां आपको मिली आप उसे नहीं निभाओगे, तो इट विल लीड टू एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. आप इररिस्पॉन्सिबल कहलाओगे. ऑन द अदर हैंड अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी दी सौंप दी आपको लेकिन आपको उस चीज़ की पावर नहीं दी गई, अथॉरिटी नहीं दी गई कि आप उस चीज़ को कमांड ले सको, उस चीज़ से आप बेसिकली लीडर बन सको, तब भी पर्सन इनफेक्टिव हो जाता है कि काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को एक वो बॉस वाली पावर नहीं मिली है. एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, सपोज सेल मैनेजर है. सेल मैनेजर को कंपनी की पॉलिसी कहती है कि सेल मैनेजर जो है कस्टमर को मैक्सिमम 40 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकता है. क्रेडिट पीरियड मीन्स कि कितने दिन का वो उधार के बेसिस पे सेल करके पेमेंट उनको करना होता है. अब क्लाइंट जो है वो क्लाइंट इतना बड़ा क्लाइंट है कि वो कंपनी को 50 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, बट क्लाइंट की कंडीशन ये है कि उन्हें 60 डेज का जो है क्रेडिट पीरियड चाहिए. तो यहाँ पे अथॉरिटी सेल्स मैनेजर को हमें कंपनी ने प्रोवाइड करनी चाहिए इतनी कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उनको क्रेडिट पीरियड करना है तो वो कर सके. बट
अथॉरिटी इनफेक्टिव भी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि 60 डेज़ की जगह 100 डेज़ का अगर कोई कस्टमर मांग रहा है तो वो 100 का दे दे। नो, दैट विल लीड टू कंपनीज लॉस। तो एक अथॉरिटी एक्सटेंशन की उनको पावर देनी चाहिए कंपनी को, सेल्स मैनेजर को। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस, रिस्पेक्ट करना, जिनके पास अथॉरिटी है अपने बॉस की रिस्पेक्ट करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं उन्हें फॉलो करना। डिसिप्लिन ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए, राइट? तो जैसे स्कूल्स में डिसिप्लिन होता है, बच्चों को पहले ही सिखाया जाता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग द स्कूल टाइमिंग आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो वर्कर्स को फॉलो करने चाहिए। फ्यूल सेज दैट अगर डिसिप्लिन कैसे आप क्रिएट कर सकते हो? अच्छा, आपको सुपरवाइजेशन करनी होगी हर एक लेवल पे, टॉप पे, मिडल पे, बॉटम पे, हर एक लोगों को जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उन पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको टाइमली रूल्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफाई, क्लैरिटी उनकी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ आप रिवॉर्ड्स दो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स दो। लेकिन जैसे स्कूल में क्या होता है, अगर हम डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट का सिस्टम भी डेवलप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि जो पर्सन है उसे ऑर्डर रिसीव होने चाहिए फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। दैट मीन्स हर एक सब ऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। ही शुड बी अकाउंटेबल, जवाबदेही होना चाहिए वो सिर्फ एक ही बॉस को। वाई? अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर, दो ए और बी, दो जने बॉस हैं सी के, तो सी को समझ ही नहीं आएगा मैं ए के बात सुनूं कि बी की बात सुनूं, ठीक है? कन्फ्यूजन होगी, मेस क्रिएट होगा, डिसिप्लिन टूटेगा, अथॉरिटी जो है वो भी बन जाएगी, तो बॉस हो गए तो कन्फ्यूजन हो गई, सी को समझ नहीं आ रहा कि किसका काम पहले करे, तो जिसका काम नहीं करेगा उसका काम डिले होगा। एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, लाइक मार्केटिंग मैनेजर है, वो कहता है सेलमैन को कि आपको 10% डिस्काउंट जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हम 10% डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, कंपनी के फाइनेंस पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप जो है मोर देन 5% डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब फंस कौन गया? सेल्स मैनेजर फंस गया, उसको समझ नहीं आ रहा मैं मार्केटिंग मैनेजर की सुनूं कि फाइनेंस मैनेजर की सुनूं। सो दिस पॉइंट्स प्रिंसिपल सेज दैट कि आपको ऑर्डर कमांड जो है किसी एक ही बॉस का फॉलो करना है। वो पहले ही कंपनी की पॉलिसी में स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस पर्सन का कौन बॉस है, बट देयर शुड बी ओनली सिंगल बॉस। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट सेज दैट डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक ही हेड होना चाहिए एंड एक ही प्लान होना चाहिए फॉर ऑल द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है। दैट मीन्स जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनके लिए आप अलग अलग प्लान्स ना बनाओ, उनके लिए एक ही प्लान बनाओ, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है एक ही सुपरवाइजर भी होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक अगर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मोटरसाइकिल एज वेल एज कार्स, देन दो अलग अलग फील्ड्स हैं, उसके लिए अलग अलग प्लान होना चाहिए, अलग अलग इंचार्जेस होने चाहिए, अलग अलग रिसोर्सेज होने चाहिए। लाइक क्यों अलग अलग? क्योंकि मोटरसाइकिल का जो ऑब्जेक्टिव है और कार का ऑब्जेक्टिव है वो अलग है। अगर दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम होता तो हम एक प्लान एग्जीक्यूट करते, बट जहाँ ऑब्जेक्टिव्स अलग हो गए वहाँ पे फिर प्लानिंग जो है, उनके सुपरवाइजर्स जो हैं वो सब डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट हमेशा प्रिवेल करना चाहिए ओवर द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, वन एम्प्लॉय का इंटरेस्ट या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट उन एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट के लिए सफ़र करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन मैनेजमेंट को चाहिए कि वो रिकंसाइल करे, वो सैक्रिफाइस ना होने दे इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं?
वो सारे पर्सन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे सप्लायर्स, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, हमारी डेटर्स, एवरी पर्सन हु इज़ अटैच विद द कंपनी इज़ नोन एज अ स्टेक होल्डर। ठीक है, तो मैनेजमेंट उनके इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। सपोज इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि 10% उनकी सैलरी में हाइक किया जाए, मतलब उनकी सैलरीज में 10% का इंक्रीज दिया जाए, बट ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट कहती है कि हम 10% का जो हाइक है वो नहीं दे सकते, बिकॉज ओवरऑल कंपनी लॉसेस में जा सकती है, कंपनी को बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है, कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि कल को हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, अपने टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को जो हमने जीएसटी वगैरह है वो पे करना है, वो खर्चे भी तो निकालने हैं। तो कंपनी कहती है कि नहीं, हम 10% का हाइक नहीं दे सकते। तो यहाँ पे वही फ्यूल बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है दैट शुड नॉट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रायोरिटी हमेशा एम्प्लॉयज़ के माइंड में भी ऑर्गेनाइजेशन किस का इंटरेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का भला किस चीज़ से होगा, उनके दिमाग में भी वही चीज़ रहनी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि कांस्टेंट सुपरविजन लगाना चाहिए मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ताकि इंडिविजुअल उनका जो खुद का इंटरेस्ट है वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर प्रिवेल ना करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन टू द वर्कर्स। Principle of fair remuneration shall be provided to the workers. फ्यूल वॉज ऑफ द व्यू कि जो वर्कर्स है उन्हें जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। जस्ट एंड फेयर मीन्स इतना उनको रेम्यूनरेशन पे करो कि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका वो एक उससे सेटिस्फाइड रहे, मतलब उनको इतनी रेम्यूनरेशन मिल रही है कि उनका घर अच्छे से चल रहा है, वो अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, एक प्रॉपर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन्ड है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ को मिल रही है कि जितनी तनख्वाह वो ले रहे हैं उसमें वो खुश है। ऑन द अदर हैंड फ्यूल ऑल्सो सेज दैट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयर को भी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयर को क्यों मिलनी चाहिए? बिकॉज एम्प्लॉयर की भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की कि वो उतनी सैलरीज अफोर्ड कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को देना। सो फ्यूल सेज दैट मैनेजमेंट को फेयर रिवॉर्ड देना चाहिए वर्क के लिए, कि मतलब जितना एम्प्लॉयज़ ने काम किया है उतनी ही उनको पेमेंट मिलनी चाहिए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, इक्विटेबल मेथड, मतलब फेयर कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन करते हुए रेट ऑफ वेजेस की कितना उन्हें पे करना है, बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं कि क्या डिमांड चल रही है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, बिजनेस की क्या स्टेट है, बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल चल रहा है तो अपने आप एम्प्लॉयज़ को बोनस दे सकते हो, राइट। एज वेल एज एम्प्लॉय कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, कितना मन लगा के काम कर रहा है, कितना लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, वो सब फैक्टर्स भी ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Now we have two concepts covered here, that is centralization and decentralization. Centralization मतलब होता है सेंटर, सेंटर होता है इट सेज दैट जो अथॉरिटी होती है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। सेंटर में कौन होते हैं? कुछ फ्यू पर्सन जिसे हम बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट, जिनके पास बेसिकली डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कहता है जब हमने सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बांट दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी जो थी पावर मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग की, उसको हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किनको? सब ऑर्डिनेट्स को। यहाँ पे जब डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है तो सेंट्रलाइजेशन का जो है पावर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो फ्यूल ने ओपिनियन दिया कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो ऑप्टिमम प्रोपोर्शन होना चाहिए। देयर शुड बी नीदर 100% centralization concept, neither there should be 100% decentralization concept. There should be a proper balance maintained between both the concept. अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। अब एक स्मॉल कंपनी है, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी और डिसेंट्रलाइजेशन कम होगी, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले पर्सन ही बहुत कम होंगे,
लाइक सोल प्रोप्राइटर है, एक कंसर्न है, वहाँ पे एक पर्सन होगा जो ओनर होगा और 2 आगे एम्प्लॉयज़ होंगे। तो बेसिकली जो ओनर है वो डिसीजन लेंगा, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा, सारे डिसीजन मेकिंग पावर ओनर के पास होगी। बट एक बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है, वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा, आपको पावर अथॉरिटी देनी पड़ेगी अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग की, बिकॉज सारे काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तो काम करने के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि अथॉरिटी पावर चाहिए ही होती है, तो वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन बेसिकली रेफर्स टू a chain of superiors ranging from higher authority to the lowest rank। आपको कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली एक चेन फॉलो करनी पड़ती है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो भी फॉलो अप हो जाता है। कम्युनिकेशन लाइक एग्जाम्पल अगर हम ले, इफ डी हैज़ टू सेंड मैसेज टू जी, देन उन्हें एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। चेन क्या है? डी को मैसेज देना पड़ेगा अपने हायर अथॉरिटी सी को, सी अगेन उसका मैसेज ट्रांसफर करेगा बी को, बी ट्रांसफर करेगा ए को। दिस इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डी से ऊपर जा रहा है कम्युनिकेशन ए की तरफ। देन ए ट्रांसमिट करेगा डी का मैसेज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स ई, ई ट्रांसफर करेगा एफ को, एफ ट्रांसफर करेगा जी को। अल्टीमेटली डी को अगर जी को मैसेज देना है तो डी को पहले ए तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा अमंग द वेरियस एम्प्लॉइज को मैसेज देते हुए, देन ए जो है आगे फर्दर ई को देंगे, ई एफ को, एफ जी को। तो लॉन्ग चेन जो है उनको फॉलो करनी पड़ेगी। हाउएवर फ्यूल सजेस्ट दैट इफ देयर इज एन इमरजेंसी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना लंबा जो है लैडर फॉलो करें। दिस इज नोन एज डबल लेडर कॉन्सेप्ट। डबल लेडर, लेडर होता है ना सीढ़ी, तो यहाँ पे सीढ़ी फॉलो की है, डी से ए की तरफ ऊपर गए, देन ए से जी की तरफ नीचे आए। बट फ्यूल ओपाइन दैट कि अगर आपके पास इतना इमरजेंसी आपको मैसेज पहुंचाना है तो डी जो है वो जी को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। जब डी जी को डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, हम डायग्राम से देख सकते हैं येलो लाइन रिप्रेजेंट कि डी जो है डायरेक्टली जा रहा है जी के पास, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। दिस concept is known as gang plan, where in order to minimize the delay involved in communication, D is directly contacting the G. However, Fuel also suggested that नॉर्मल प्रैक्टिस में गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे फिर जो है अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो अंडरमाइन रह जाएगा, उसमें कमी रह जाएगी। बिकॉज देन सी बी ए ई एफ उनका तो कोई रोल ही नहीं है ना, और वो सब कौन थे? जो डी और एफ के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनकी अथॉरिटी तो अंडरमाइन हो गई, उसको हमने कम कर दिया। तो इट सेज दैट नॉर्मल प्रैक्टिस में गैंग प्लैंक फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्मल प्रैक्टिस में आपको पूरा स्केलर चेन फॉलो करते हुए मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए। However, when there is an emergency, then you can use the gang plank. Next principle we have is principle of order. ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कमांड देना नहीं होता, वो ऑर्डर नहीं है कि हम किसी पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं। पर्सन को ऑर्डर देना दैट इज कवर्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे जो बात की जा रही है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डर, मीन्स कि यहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए मैन एंड मटीरियल का। मैन एंड मटीरियल, there should be a fixed place for everything and everyone in the organization. Highlight this line. There is a fixed place for everything and everyone in the organization. Organization में हर एक चीज़ के लिए, हर एक मटेरियल के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, फिक्स प्लेस होनी चाहिए। हर एक एम्प्लॉय के लिए एक फिक्स कैबिन होना चाहिए, एक फिक्स सीट होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया फ्यूल द्वारा, ये प्रिंसिपल से क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? इट सेज दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी, हमें फिक्स करनी चाहिए हर एक चीज़ की जगह। सपोज अ वर्कर को सुपरवाइजर
से कोई गाइडेंस चाहिए। अगर सुपरवाइजर का कैबिन होगा तो वर्कर डायरेक्टली सुपरवाइजर के कैबिन में जाएगा। अगर कैबिन नहीं होगा, एक फिक्स कैबिन नहीं होगा, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 3 फ्लोर की फैक्ट्री है, 3 फ्लोर की फैक्ट्री में वो उनको ढूंढेगा कि कहाँ है। तो इसमें दिस विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल। तो इसलिए कहा गया है कि हर एक चीज़ की फिक्स जगह होनी चाहिए, ताकि जो वर्कर है डायरेक्टली वहाँ पे जाए और अपना, अगर सुपरवाइजर से बातचीत करनी है तो सुपरवाइजर के कैबिन में जाए, अगर कोई मटेरियल चाहिए तो मटेरियल का प्रॉपर स्टोर है वहाँ पे जाए और अपना स्टोर से मटेरियल ले और आ जाए। सो देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस एंड फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। Next principle we have is principle of equity. Principle of equity, equity means justice and kindliness. Justice का मतलब क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय के साथ आप इक्वल ट्रीट करो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ लैंग्वेज, ऑन अकाउंट ऑफ basically sex, that is male and female, discrimination on account of रिलीजन, कि कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, किसी भी बेसिस के उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। जस्टिस मीन्स न्याय, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट दो, चाहे पीएन है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे मैनेजर है, चाहे सीईओ है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड वेल एज रिस्पेक्टफुली। सीईओ पीएन की इज्जत करे, पीएन सीईओ की इज्जत करे, मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये पॉइंट कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी फेवरेटिज्म among any employee, all should be treated as equal, one and same. Next principle we have is principle of stability of personnel. Stability of personnel means, stability का मतलब होता है कि जो टेन्योर होता है टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे टेन्योर, राइट। सो इट सेज दैट कि किसी भी पर्सन को यूज टू होने में किसी जॉब को टाइम लगता है, तो आप एक बेसिकली एम्प्लॉय को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि वो जल्दी से जल्दी यूज टू हो जाए, एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए। टेन्योर जो है वो इनस्टेबल नहीं होना चाहिए। इनस्टेबल मीन ऐसा नहीं कि आज एम्प्लॉय आया और 2 महीने बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया। स्टेबल होना चाहिए, एटलीस्ट एम्प्लॉय 2-3 ईयर्स तो कम से कम आपके साथ जो है काम करे। अगर हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर होगा, रेट ऑफ लेबर टर्नओवर बेसिकली हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी तेज़ी से जो है एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। अगर लेबर टर्नओवर रेट हाई होगा, दैट विल कॉज वेरी बैड इम्पैक्ट। वाई? बिकॉज रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की ख़राब होगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं जल्दी। सेकेंडली, जब एम्प्लॉय को हम रिक्रूट करते हैं तो उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जाती है, तो वो खर्चा हमारा वेस्ट जाएगा, बार बार रिक्रूट करना पड़ेगा, उतना हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। वर्कर जब आता है उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग का खर्चा हम बार बार उठाएंगे, तो कॉस्ट जो है हमारी वो ज़्यादा पड़ेगी, एज वेल एज हमारा जो नेम है वो भी खराब होगा। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर कि वर्कर्स सेटिस्फाइड रहे अपनी जॉब से, तभी जो है उनका स्टेबिलिटी पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स पहला स्टेप लेना। पहला स्टेप लेना हमेशा मैनेजर को एनकरेज करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को अपने, कि वो इनिशिएटिव ले। उनके दिमाग में कोई भी नया आइडिया आता है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है तो वो शेयर करें, राइट। और इसके लिए मैनेजर को अपना जो घमंड है, ओन वैनिटी, वो सैक्रिफाइस करना होगा, अपना एक्सेसिव प्राइड जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ताकि तभी वो जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करेगा, कि उनके लिए स्ट्रेंथ बनेगा कि तुम जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दो। एक ऐसा प्लान सोचो, कोई ऐसा आइडिया सोचो जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मूव ऑन करने के लिए हेल्प करे। Last principle we have is principle of aspirate D corps. Aspirate D corps means there should be cooperation among the members of the organization. तालमेल होना सब members के बीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क प्रमोट करो, बिकॉज टीम्स में जब आप काम करते हैं तो काम तो इफेक्टिवली होता ही है, प्लस काम करने में जो टाइम लगता है वो भी कम लगता है।
तो एस्पिरेट डी कॉप्स बेसिकली मीन्स लॉयल रहना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, डिवोट करना अपने आप को 100%, हार्ड वर्क अपना देना ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप हार्ड वर्क दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में इन रिटर्न आपको अच्छा प्रोवाइड करेगा। सो मैनेजर को कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करते रहने चाहिए टू इंश्योर कि जो देयर शुड इज हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मनी मीन्स शांति का एनवायरनमेंट बना रहे, क्वालिटी रहे काम करने में। अगर अच्छा आपस में टीममेट्स मिलजुल के काम करेंगे तो काम की क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक श्योर कि वो हाईली मोटिवेट करता रहे एम्प्लॉयज़ को फॉर द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। सो बेसिकली टुडे वी हैव स्टडीड the 14 principles as given by Henry Fayol. Thank you so much. Please like my video and share as much as possible for the benefit of the students.